Welcome to Vivaswan Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT, and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. वेलकम टू विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का ये हमारा दूसरा लेक्चर होने वाला है। और अगर अभी तक आपने हमारे पहले लेक्चर को नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट को फॉलो करके हमारे पहले लेक्चर को ज़रूर देखिए। और मैंने आपको पूरे के पूरे फिजिक्स को इस चैप्टर में आपके लिए अपलोड कर रखा है NDA सीरीज़ लेवल पे। अगर आपने उसे भी अभी तक नहीं देखा है तो आप ज़रूर चेकआउट कीजिए हमारा NDA एंड सीरीज़ का सीरीज़। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन को, क्योंकि हम लोग किसी एक दो चैप्टर पे बातें नहीं करते, पूरे के पूरे सिलेबस को यहाँ पर अपलोड करने जा रहे हैं। तो आपसे ये भी वीडियो मिस ना हो। चलिए अब बातें करी जाए। जहाँ तक मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा रखा था उसके बाद हम आज आगे बातें करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के फॉर्म में दिए थे, आपको कमेंट करने के लिए कहा था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उसे सॉल्व कर रहे होंगे और आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ से मैं आज बातें करूँगा। क्या बोला गया है? कन्वर्जन ऑफ नंबर ऑफ एटम टू मोल। तो आपको क्या करना है? अभी तक हमने मोल का फॉर्मूला पढ़ा था, वेट बाय मोलिकुलर वेट, जिसमें हम लोग मोल से वेट में जाया करते थे। अब हम यहाँ क्या करेंगे? नंबर ऑफ एटम में जाएंगे। तो मोल का एक और फॉर्मूला आता है जो कि हमारा होता है नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम हम यहाँ ऐसे कर सकते हैं कि मोल का एक और फॉर्मूला नंबर ऑफ एटम बाय एवोगाड्रो नंबर। तो ये भी एक मोल का फॉर्मूला ही कहलाएगा, नंबर ऑफ एटम बाय एवोगाड्रो नंबर, जिसे हम N ऐसे डिनोट करते हैं। तो ये हो गया हमारा मोल का फॉर्मूला, नंबर ऑफ एटम बाय एवोगाड्रो नंबर। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल से आपको समझाया जा रहा है, क्योंकि ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स आपको एग्जांपल से ही अच्छे समझ में आएंगे। इसलिए हाउ मेनी मोल्स आर 2.80 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सिलिकॉन। मतलब अगर आपके पास 2.80 इंटू 10⁻24 एटम्स है सिलिकॉन के, तो आपके पास कितने मोल्स है सिलिकॉन के? सिंपली यही बोला जा रहा है और कुछ नहीं बोला जा रहा है। तो आपको क्या करना है? आपने फॉर्मूला भी पढ़ा है कि यहाँ पर आपको एटम्स लिखना है और नीचे में एवोगाड्रो नंबर लिखना है। तो एटम्स तो यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि कितना है 2.80 इंटू 10⁻24, और एवोगाड्रो नंबर को पता ही है 6 इंटू या 6.023 बोल सकते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23। देखिए एग्ज़ाम में आपको ऐसे कैलकुलेशन नहीं दी जाएंगे। एग्ज़ाम में आपको जो कैलकुलेशन दिया जाएगा वो लगभग लविंग कैलकुलेशन होगा। इस तरह के हार्ड कैलकुलेशन होने के चांसेस बहुत ही कम है। आप फिर भी यहाँ पर नॉन लिविंग कैलकुलेशन है भी, तो कोई बात नहीं है, हम इसे कैलकुलेट कर पाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है इसको कैलकुलेशन करने में। चलिए इसे कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कहीं ना कहीं आएगा 0.46 समथिंग, और यहाँ पर 23 है और यहाँ 24 है, मतलब यहाँ पर एक 10 ऊपर में ज़्यादा होगा। तो ये हमारा आ जाएगा 4.6 के आसपास, कि 4.6 मोल्स जो है हमारे क्या होंगे, इसमें सिलिकॉन लिया गया होगा। तो इसका वेट या इतने सारे आइटम्स तब उसमें होंगे। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करके दिखाया गया है। देखिए इसी चीज़ को पुट करके यहाँ पर लोगों ने कैलकुलेशन किया, जो कि 4.65 इनका एक्यूरेट आंसर आ जाता है। आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अगर पूछे गए तो कैलकुलेशन लविंग होगा। क्यों लविंग होगा? क्योंकि आपके सिलेबस में उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो जल्दी आप कैलकुलेट भी करवाओ। इसलिए फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 5.12 इंटू 10⁻4 एटम ऑफ मरकरी। तो ये भी आप नंबर ऑफ मोल्स को बहुत ही आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर नंबर ऑफ एटम जो कि 5.12 इंटू 10⁻24 लिखना है, और यहाँ लिखना है आपको 6.023 इंटू 10⁻23। देखिए इसको अगर आप कैलकुलेट करो तो लगभग 1 के आसपास आ जाएगा या फिर 0.9 के आसपास आएगा। और आप यहाँ पर इंटू एक 10 तो है ही, तो ये कहीं ना कहीं 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, जो कि उसी के आसपास ही होगा ये। तो इस तरह से हमने बहुत ही आसानी से एक अप्रोक्सीमेट एक आंसर इसका निकाल लिया। और यहाँ पर अगर ऑप्शन दूर दूर होंगे तो आप अप्रोक्सीमेशन से भी सही आंसर तक पहुँच जाओगे। चलिए आगे बढ़ा जाए, चीज़ों को और डिटेल में समझा जाए। कन्वर्जन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स टू एटम। तो क्या बोला गया? देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे हम मोल टू एटम में। कुछ भी नहीं, वही फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एटम का ऊपर और एवोगाड्रो नंबर नीचे। तो क्या बोला गया? हाउ मैनी एटम्स आर 0.360 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। तो मोल की वैल्यू दे दी गई है 0.360, और आपको नंबर ऑफ एटम्स पूछा गया है। तो आपको नंबर ऑफ अगर एटम्स पूछा गया तो एटम के साथ अगर आप इस फॉर्मूले को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो N इंटू NA हो जाएगा।
तो n का वैल्यू यहाँ दिया गया 0.360, आप देख पा रहे हो मोल की वैल्यू दी गई है, और एवोगाड्रो नंबर आपको पता ही है 6.023 इंटू 10⁻23। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.17 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स इसमें प्रेजेंट होंगे, अगर आपको 0.360 मोल्स चाहिए तो। कन्वर्जन ऑफ मोल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, इसके लिए भी एक क्वेश्चन से यहाँ पर समझाया जा रहा है, जरा समझा जाए इस क्वेश्चन को। क्या बोला गया है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर 5.0 मोल्स ऑफ टेबल शुगर। तो जो टेबल शुगर होता है सुक्रोज, उसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे 5.0 मोल में। तो यहाँ पर क्या दी गई है, यहाँ दी गई है 5.0 नंबर ऑफ मोल की वैल्यू दी गई है। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा गया है, तो आप जानते ही हो कि मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बोल सकते हो या एटम बोल सकते हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगाड्रो नंबर। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू n इंटू एवोगाड्रो नंबर। n की वैल्यू दी गई है 5.0 इंटू एवोगाड्रो नंबर 6 इंटू 10⁻23। तो ये 6 5 30 हो जाता कहीं ना कहीं, तो 30 इंटू 10⁻24 बोलो, सॉरी 23 बोलो, या फिर 3 इंटू 10⁻24 बोलो। ये सिग्निफिकेंट फिगर के लिए हमने इस तरह से आंसर को करा, और कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ा जाए और क्वेश्चन को देखा जाए क्या बोला गया है। कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल्स टू नंबर ऑफ मोल्स। मॉलिक्यूल्स टू कहाँ कर रहे हैं हम लोग, कन्वर्ट नंबर ऑफ मोल्स में। चलिए अगर आगे बात करी जाए तो मॉलिक्यूल को हम नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट करेंगे। देखिए फॉर्मूला वही रहेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से हम यहाँ जाएंगे एवोगाड्रो नंबर। तो क्या दिया गया, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 4.65 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं जो कि हमें ऊपर में यहाँ पुट करना है। यहाँ देखिए इन लोगों ने पुट कर दिया, और एवोगाड्रो नंबर नीचे पुट करना होगा। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा 7.72 इंटू 7.72 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल्स टू ग्राम, ये बहुत ही अच्छा कन्वर्जन है, इसे हम समझते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। यहाँ पर सिंपल प्रॉब्लम दिया गया है, हाउ मेनी ग्राम्स आर इन 2.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम सल्फाइड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कितने ग्राम से कैल्शियम सल्फाइड। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कैल्शियम सल्फाइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। कैल्शियम सल्फाइड का फॉर्मूला होता है CaS, और इसका मोलिकुलर वेट पता होना चाहिए। तो इसका मोलिकुलर वेट जो है वो होता है कैल्शियम का 40 और सल्फर का 32। तो कहीं ना कहीं ये हो जाएगा 72 ग्राम पर मोल। चलिए ये इसका हो गया मोलिकुलर वेट, ये क्या हो गया, इसका मोलिकुलर वेट हो गया हमारा। अब हमसे क्या पूछा गया है, ये फर्स्ट स्टेप में हमने इसको निकाल लिया। सेकंड स्टेप में क्या करना है आपको जो फॉर्मूला है आपके पास नंबर n का जो फॉर्मूला है आपको पता ही है पहले से ही, कि उसमें आपको क्या करना होता है, वेट बाय मोलिकुलर वेट है ना, वेट बाय मोलिकुलर वेट। इसको आपको वेट निकालना है तो क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो n इंटू मोलिकुलर वेट। तो n का वैल्यू यहाँ दिया गया है जो कि 2.5 है, और मोलिकुलर वेट 72 दिया गया है। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, सीधा मल्टीप्लाई करोगे तो 180 कहीं ना कहीं आ जाएगा हमारा 2.5 मोल में। बस आसान सा प्रॉब्लम। अब आते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन में। परसेंटेज कॉम्पोजिशन किसी भी सब्सटेंस का जो परसेंटेज ऑफ मास है वो निकलता है ग्राम ऑफ सब्सटेंस। मान लीजिए कोई सब्सटेंस x है, बाय ग्राम ऑफ कंपाउंड इंटू 100। इस फॉर्मूले को अगर मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा तब भी आपको ये फॉर्मूला अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ देखिए परसेंटेज कॉम्पोजिशन पे क्वेश्चन दिया गया, सिंपल प्रॉब्लम है, कैलकुलेट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ए गैस्ट्रिक एंटासिड। द एल्यूमिनियम इज द फॉर्मूला है, इसका जो फॉर्मूला है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का वो AlOH होल थ्राइस है। द फॉर्मूला मास इज 78। तो इसका फॉर्मूला मास जो होगा 78 ग्राम, सब कुछ दिया गया है। हमसे पूछा क्या गया है, कैलकुलेट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन पूछा है हमें, एल्यूमिनियम का पूछा गया है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का नहीं, एल्यूमिनियम का पूछा गया है इन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एल्यूमिनियम का फॉर्मूला हमारा होगा कि किसको निकालना है आपको, एल्यूमिनियम को। तो एल्यूमिनियम ऊपर लिखेंगे, पूरा जो है वो यहाँ नीचे लिखेंगे आप, जो कि AlOH होल थ्राइस लिखा गया है। इसका मास 27 यहाँ दिया गया, इसका मास 78 ग्राम दिया गया, और यहाँ 100 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपको आ जाएगा परसेंटेज कॉम्पोजिशन का आंसर। अगर आप ऑक्सीजन का निकालना चाहो, अलग अलग परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑक्सीजन का निकालना चाहो, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का आप मोलिकुलर मास, यहाँ सॉरी मोलिकुलर मास नहीं, कितने ऑक्सीजन का यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है उसको यहाँ बैठाओ, जो कि यहाँ पर एक ऑक्सीजन होता है 16 होता है, 3 है 48 है, तो 48 यहाँ 78, यहाँ से आपको आंसर निकल आया। अब आपको हाइड्रोजन निकालना है, तो हाइड्रोजन कितने 3 है, तो 3 हाइड्रोजन का 3 होगा मोलिकुलर मास, तो ये 3 यहाँ बैठाया गया और 78।
तो ये आपको ये सभी परसेंटेज कॉम्पोजिशन है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के, फुल परसेंटेज कॉम्पोजिशन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था एनडीए एग्जाम में। क्या बातें करी गई है यहाँ पर, चलिए देखा जाए। नोट द फॉलोइंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को हमने देखा समझा। अब यहाँ क्या बोला जा रहा है इसे समझते हैं बातों को, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सिग्निफिकेंट इन रिलेशन टू द अबव केमिकल इक्वेशन। इसमें क्या हो रहा है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे हैं। वन कैन ऐड टू ए वेसल ओनली 2 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड टू ईच मोल ऑफ ऑक्सीजन एडेड। कार्बन मोनोऑक्साइड को डालना पड़ेगा 2 मोल और इसको 1 मोल। बात तो सही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्या बोला गया है, नो मैटर हाउ मच ऑफ दिस 2 रिएजेंट आर एडेड टू ए वेसल 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज कंज्यूम। नहीं, ये बात तो नहीं है, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपने रिएजेंट दोनों को कितना कितना लिया है। व्हेन दे रिएक्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन 2:1 मोल रेशियो। बात तो ये भी सही लग रहा है मुझे, ये भी सही लग रहा है मुझे। हमें ढूंढना क्या है, सही स्टेटमेंट या गलत स्टेटमेंट। when 2 mole of carbon monoxide and 1 mole of oxygen are placed in a vessel, they will react to give 1 mole of carbon dioxide। ये बात भी सही है। तो हमें कहीं ना कहीं रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना था, मगर यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला नहीं गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सिग्निफिकेंट इन रिलेशन टू द अबव केमिकल इक्वेशन। तो कहीं ना कहीं हमारा ये स्टेटमेंट जो है राइट होगा, सॉरी रॉन्ग होगा, बाकी सभी राइट होंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए और चीज़ों को समझा जाए। क्या बोला गया, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम, ठीक है, प्रोड्यूस बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए 16 ग्राम मीथेन सॉल्यूशन को कंबशन हुआ किया गया। देखिए यहाँ पर इक्वेशन जो क्या है, CH4 प्लस 2O2 से बना कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला गया, क्या द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस, कितना वाटर प्रोड्यूस होगा अगर आप 16 ग्राम। देखिए 16 ग्राम अगर आप करोगे तो यहाँ पर 2 मोलिकुल वाटर मिल रहे हैं आपको। तो आप सिंपली, आपको क्या पता है कि 2 मोलिकुल, 1 मोलिकुल वाटर का मोलिकुलर वेट होता है 18, तो 2 का कितना होगा 36। आपको इतना कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। आप यहाँ देख पा रहे हो कि इसका 16 है और इसका 18, तो 16 ग्राम से कितना मिल रहा है हमें 36। इस कैलकुलेशन की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, आंसर डायरेक्ट लिया आएगा आपको 36 ग्राम ऑफ H2O। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था एनडीए एग्जाम में, द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आयन कितने होंगे 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम में, और एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट दिया गया है कितना 27, ठीक है। चलिए, तो नंबर ऑफ आयंस पूछे गए या फिर नंबर ऑफ एटम, आप जानते हैं N इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम बोलो या फिर नंबर ऑफ आयन बोलो बाय एवोगाड्रो नंबर। आपको यही क्वेश्चन मार्क है, तो आप इसको बनाओ सब्जेक्ट, नंबर ऑफ आयंस को आपने इसको बनाया सब्जेक्ट, इज इक्वल टू क्या होगा N इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो N कितना है, N तो दिया नहीं गया है, ये हमारा 54 ग्राम दिया गया है, तो N ऐसे निकाल लेंगे वेट बाय मोलिकुलर वेट से। तो N निकालने के अलावा वेट कितना है 54 और मोलिकुलर वेट कितना होता है 27, तो N हमारा आ गया 2। तो N की वैल्यू हो गई 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर दैट इज 6 इंटू 10⁻23। तो ये हमारा हो गया 12 इंटू 10⁻23, जो कि 1.2 के फॉर्म में इसको अगर चेंज कर लो सिग्निफिकेंट फिगर को ध्यान में रखते हो, तो ये हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻24 हमारा हो जाएगा सही आंसर, जो कि ऑप्शन डी में मुझे दिख गया। तो इसी तरह से आसान फॉर्मूलों को आप यूज़ करके आसान क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मैंने आपको इस फॉर्मूले को भी ऑलरेडी करा रखा है, इसको भी करा रखा है, और देखिए 2014 में 2 फॉर्मूलों को यूज़ करके एक क्वेश्चन पूछ लिया गया, जो कि थोड़ा अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। चूँकि आपने विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन से पढ़ाई कर रखी है, तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान होंगे अगर आपने ठीक से पढ़ाई करी है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ा जाए। क्या बोला गया इस क्वेश्चन में, हाउ मेनी ग्राम ऑफ MgCO3 कंटेन 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। मोलिकुलर मास ऑफ MgCO3 84.30 ग्राम दे दिया गया है। तो कितने ग्राम MgCO3 में कितना होगा 24 ग्राम ऑक्सीजन होगा। तो देखिए 84 ग्राम जब लिया गया क्या MgCO3 तो इसमें से जो मैग्नीशियम है वो कितना है 24 है। इस 84 में से मैग्नीशियम 24 है, कार्बन है 12 और ये है 48, तब ये होता है हमारा 84, क्योंकि 8 to 10 4 4 5 to 7
84। तो 84 ग्राम में 48 ग्राम था। तो आप इसको यूनिटी मेथड से निकाल सकते हो कि जब ये 84 ग्राम था तो ये 48 ग्राम था, जब ये 1 हुआ तो ये 48/84 हुआ, और जब इसकी वैल्यू कर दी गई कितनी 24, तो जब ये 24 होगा तो आपको कुछ नहीं 24 यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा। यूनिटी मेथड से हम इसको निकाल सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, इसको आप 4 से काटो अगर, तो ये होगा हमारा 21, ये हो जाएगा 6 4 जा 24। आप अगर इसको मल्टीप्लाई कर दो 48 × 6 तो ये हमारा कितना हो जाएगा। अच्छा, मैंने क्वेश्चन को थोड़ा मिस इंटरप्रेट कर लिया। क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया है, ज़रा इसको मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करूँ। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ MgCO3 कंटेन 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। मतलब क्या कि 84 ग्राम में 24 ग्राम ऑक्सीजन, सॉरी 48 ग्राम था 84 में। तो इसको आपको हाफ करेंगे तभी तो ये 24 होगा, तभी कितना होगा, 24 होगा। तो आपको इसको भी हाफ ही करना होगा तभी तो 24 आएगा। तो अगर आप 84 का आधा करो तो ये 42 आएगा, सिंपली 42 आएगा, जो कि ऑप्शन बी में, ऑप्शन ए में हमें दिख रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। मैंने इसको बेकार में ज़्यादा हार्ड में मैं इसको थोड़ा सोच रखा और मैं डीपली से सॉल्व करना स्टार्ट कर रखा था, क्योंकि जो कि इसके लिए सही नहीं है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आसान सा इसका आंसर निकल के आया हमारा। चलिए आगे बातें करी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये क्वेश्चन भी 2014 की फेज 2 में पूछा गया था। ए सैंपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट अंडरगोज ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड देन गैस। तो ये क्या होगा, मैंने इसको अभी बताया। ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस हो रखा है, दोबारा आ चुका है, कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा, 2014 में पूछा गया था। ए कंपाउंड X2O3 contain 31.58% ऑफ ऑक्सीजन बाय वेट, द एटॉमिक वेट ऑफ X। तो ये फॉर्मूला अभी मैंने आपको जो सिखाया है उससे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। फॉर्मूला क्या था, ज़रा आप याद करिए। फॉर्मूला था हमारा परसेंटेज ऑफ कंपाउंड, कोई भी X, इंटू अमाउंट ऑफ कंपाउंड बाय टोटल कंपाउंड, जैसे कि ये है हमारा टोटल कंपाउंड जो भी है, इंटू 100। तो हमसे यहाँ बोला गया 31.58 ग्राम ऑलरेडी ऑक्सीजन है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 31.58 इज इक्वल टू ऑक्सीजन का यहाँ अमाउंट कितना है, एक होता 16 3 है 48 है, एक होता तो 16 3 है तो कितना है 48, और पूरा X2O3, सॉरी हमसे X नहीं, हमसे ऑक्सीजन नहीं पूछा गया, हमसे X पूछा गया। तो X2, द एटॉमिक वेट ऑफ X2 इज, X2 का ही एटॉमिक वेट हमसे पूछा गया है, तो इसको हम लोग X ही मान लेते हैं, और 2 तो है तो 2 टाइम X मान लेते हैं, और नीचे इस पूरे कंपाउंड का एटॉमिक वेट और यहाँ 100 देंगे। तो पूरे कंपाउंड का एटॉमिक वेट कितना होगा, उसके लिए हमें क्या करना होगा। अच्छा, यहाँ पर हमें X नहीं ऑक्सीजन ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को ही लेना होगा, जो कि होता है हमारा लगभग कितना होता है ऑक्सीजन, 3, एक के लिए 16 तो 3 के लिए 48। अब आप इसको यहाँ पर कैलकुलेट मैं यहाँ करता हूँ, 31%, 31.58 यहाँ पर है, इज इक्वल टू 48 बाई टोटल को अगर मैं मानूँ तो ये मान लेता हूँ मैं ऑक्सीजन के लिए ले लेता हूँ 2 मास ऑफ कोई भी X होगा उसको, और मास ऑफ X हमसे पूछा गया है, प्लस 48 इंटू में यहाँ दूंगा 100। ये 100 को मैं यहाँ से डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा 0.3158 इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 48 बाई 2 मास ऑफ X प्लस 48। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आप पाएंगे 48 इज इक्वल टू 0.3158 ब्रैकेट में 2mx प्लस 48। आपको इसको इधर ले जाके माइनस करना होगा, जो कि हमारा निकल के आएगा। तो आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 48 इज इक्वल टू 2 इंटू 0.315 के साथ 2mx को करोगे तो ये आ जाएगा 0.2 से करना है 66316 मास ऑफ X, ठीक है, प्लस 48 के साथ करेंगे इसको तो ये आ जाएगा हमारा 15.158। अब अगर मुझे X को बनाना है सब्जेक्ट तो इसको इधर जाकर माइनस करूँगा 0.6316 जी 616 मास ऑफ X इज इक्वल टू 48 माइनस 15.158, 48 माइनस 15.158 हमारा ये होगा 32.842।
और इसके ये नीचे आ जाएगा 0.6316 जो मास ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में था, ये नीचे आएगा, ये बन जाएगा 32.842 बाई 0.6316 और ये मास ऑफ एक्स अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये लगभग हमारा आ जाता है 52 के आसपास। देखिए वैसे कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, बस आपके क्लास 10 की जो मैथमेटिक्स है उसको चेक किया जा रहा है। फिजिक्स या केमिस्ट्री में बहुत ही कम था जो कि मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है। 52 के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। ये रहा ऑप्शन हमारा सी, इसका सही आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, कुछ खास था नहीं इस क्वेश्चन में, बस मैथमेटिक्स को आपको आपके मैथमेटिक्स के स्किल को चेक किया जा रहा था और अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको अच्छे कैटेगरी में रखता हूँ। अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे छूट भी जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात भी नहीं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन छूट भी सकते हैं किसी भी पर्सन से। चलिए आगे बढ़ा जाए, चीज़ों को और अच्छे से समझा जाए। रिएक्शन इन ए सॉल्यूशन, ए मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शन इन द लेबोरेटरीज आर कैरी आउट इन ए सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में किया जाता है कैरी, मेजॉरिटी ऑफ जो रिएक्शन होते हैं वो, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एज हाउ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस व्हेन इट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन। कैसे किसी एक सब्सटेंस के अमाउंट को एक्सप्रेस किया जाता है जब वो क्या में होते हैं, सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं। तो the concentration of the solution or the amount of substance present in a given express in the following way। अलग अलग वे से उसको एक्सप्रेस किया जाता है, जिसमें से एक वे हमारा है कि मोल मास परसेंट और वेट परसेंट से आप उसको एक्सप्रेस करते हो। आप उसे मोल फ्रैक्शन से भी एक्सप्रेस करते हो और उसे आप मोलैरिटी से भी एक्सप्रेस करते हो। मोलैरिटी और हम क्या करें, मोलैरिटी लेट अस स्टडी नाउ द, इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। चलो अब आते हैं हम किसमें, मास परसेंटेज के बारे में हम यहाँ पर बातें करेंगे। क्या है मास परसेंटेज हमारा? देखिए अगर मैं मास परसेंटेज की बातें करूं तो इट ऑब्टेन बाय द यूजिंग द फॉलोइंग रिलेशन। कैसे रिलेशन? मास परसेंट होता है मास ऑफ सोल्यूट बाय सॉल्यूशन इनटू 100। अच्छा, ये सॉल्यूशन वगैरह समझाने के लिए पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ों से समझाऊं, बेसिक चीज़ों को बताऊं, तब जाकर के आपको ये सोल्यूट सॉल्वेंट वगैरह समझ में आएंगे, वरना आपको समझने में दिक्कतें होंगी। जैसे मान लीजिए ये एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में मेनली क्या होता है, मान लीजिए मैंने एक सॉल्यूशन बनाया चीनी और पानी का, शुगर और वाटर का मैंने एक सॉल्यूशन बनाया। तो अगर मैं कहूँ आपको कि ये वाटर है, ये क्या है, वाटर, और मैंने इसमें डाला है कुछ शुगर मॉलिक्यूल्स डाले हैं। शुगर मॉलिक्यूल्स जब मैंने इसमें डाले तो ये मान लीजिए शुगर मॉलिक्यूल्स है, तो ये है हमारा शुगर, और इन दोनों को मिला के हमने क्या बोला, ये दोनों मिला के हमारा सॉल्यूशन बन गया। तो आप एक बात याद रखिए, जिसकी अमाउंट कम होती है उसको हम कहते हैं सोल्यूट, और जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिला के हमारा क्या बनता है, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिला के हमारा बनता है सॉल्यूशन। और समटाइम ऐसा हो सकता है कि आप मान लो दो कंपाउंड आपने मिलाया, जिसका अमाउंट आपने कम मिलाया, या आपने ऐसा करा कि पानी में केरोसिन मिला दिया या किसी और ऑब्जेक्ट को मिला दिया, तो उस टाइम में अगर आप अमाउंट को लेकर के अगर आप चिंतित हो तो आप सिंपली जब सॉल्यूशन को बनाओगे, सॉल्यूशन को बनाने के बाद आप उसको उठा के देखो बाहर से उसका टेक्सचर कैसा दिखता है, वो पानी दिख रहा है कि चीनी दिख रहा है। अगर वो पानी दिख रहा है तो वो सॉल्वेंट है। जो बाहर से दिखेगा, जिसकी अपीयरेंस ज़्यादा होगी मिक्सचर में, उसको हम सॉल्वेंट मानते हैं, और जिसकी अपीयरेंस कम होगी मिक्सचर में उसको हम सॉल्यूट मानते हैं। और पानी तो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। जो वाटर होता है, वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर क्या कहलाता है, कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो सॉल्यूशन होगा वो सब लिक्विड होगा, वो लिक्विड गैस हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, किसी टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं। और यहाँ पर कहने का एक होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर की बातें आ जाती है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहाँ पढ़ा रखा है आपको मैंने, तो मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ऑलरेडी इसको बता रखा है। इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो लेक्चर है, उसकी स्टार्टिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है क्या होते हैं होमोजेनियस मिक्सचर और क्या होते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स। अब बातें करी जाए मास परसेंटेज की। तो मास परसेंट क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब सोल्यूट यहाँ क्या होगा, सोल्यूट यहाँ पर आप शुगर ले लो, यहाँ पर सॉल्यूशन क्या ले लो, सॉल्यूशन पूरा चीनी पानी का घोल, और इससे कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है जिससे कि आपको क्लियरिटी हो जाएगी इस पर। ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट दी मास परसेंट ऑफ द सोल्यूट। तो सिंपली आप इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है आपको, मास परसेंट ऑफ सोल्यूट के लिए आपको क्या करना है, या मास परसेंट ऑफ सोल्यूट का नाम ए रखा गया है, तो यहाँ देखिए दिया गया है मास परसेंट ऑफ ए के लिए आपको क्या करना है, टोटल मास ऑफ ए जो कि कितना है 2 ग्राम है, और टोटल मास सॉल्यूशन जो कि 2 + 18 20 ग्राम है। तो यहाँ पर
2/20 ले लिया गया, 2/20 ले लिया गया और 100 से मल्टीप्लाई किया गया तो 10%। तो अगर आप भी सोचो 20 ग्राम में कोई भी एक सब्सटेंस 2 ग्राम है तो ये कितना है, 20% है। आप इसको कैलकुलेट नहीं भी करोगे फॉर्मूले से फिर भी आप इसको निकाल सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जो कि आपसे हो जानी चाहिए। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल था। अब एक दूसरा आ जाता है हमारे पास टर्म जिसको हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं इसको आपको समझाता हूँ कि क्या होता है मोल फ्रैक्शन। आप चीज़ों को समझिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको कैलकुलेट करना है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट to the number of moles to a solution. If the substance A is dissolved in a substance B, then the number of moles of Na and Nb respectively, then the mole fraction of A and B is given as, मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर ये लोग, यहाँ लोग बोलना चाह रहे हैं कि किसी भी एक सब्सटेंस में मोल फ्रैक्शन को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं, काई से, मेनली मोल फ्रैक्शन को काई से डिनोट करते हैं। तो काई जो होता है, काई ऑफ अगर ए बोला जाए तो वो होगा मोल ऑफ ए बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, जैसे एन ए प्लस एन बी। मान लीजिए मान लीजिए ए और बी ने मिलकर एक सब्सटेंस, एक सॉल्यूशन बनाया, तो उसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा, वो होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ ए बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। अगर इसी सब्सटेंस में, इसी सॉल्यूशन में अगर मैं बात करूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा, तो वो होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ बी बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। इस तरह से आप निकाल सकते हो। अब आप यहाँ से फॉर्मूला को साथ थोड़ा खेलिए। कैसे खेलिए, मैंने आपको क्या बताया कि काई ए क्या होगा, एन ए बाई एन ए प्लस एन बी। अब आप जानते हो ऑलरेडी कि एन क्या होता है, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो एन ए क्या होगा, वेट ए बाई मॉलिक्यूलर वेट ए। एन बी क्या होगा, वेट बी बाई मॉलिक्यूलर वेट बी। आप इसे रिप्लेस करो सभी को, तो एक्स ए क्या हो जाएगा हमारा, वेट ऑफ ए बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए। एन बी क्या हो जाएगा, वेट ऑफ ए बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी। इस तरह से आप कर सकते हो। ये भी एक फॉर्मूला है, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और काफ़ी क्वेश्चंस पूछे भी गए, तो मैं आपको दिखा दूंगा कहाँ से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए। अब अगर हम लोग चीज़ों को और थोड़ा समझे और मैं आगे बढ़ूँ, उसमें डीप डाइव करूँ, तो जो अगर दो सब्सटेंस मिल के बनाया है सॉल्यूशन को, अगर दो सब्सटेंस ने मिल करके सॉल्यूशन को बनाया है, जिसमें से एक सब्सटेंस ए है, एक सब्सटेंस बी है, तो मोल फ्रैक्शन जो होगा सब्सटेंस का, वो हमेशा याद रखिए, ऐसा बोल सकता हूँ मैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जो होगा वो 1 होगा हमेशा। 1 से ज़्यादा कभी दोनों सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। तो ये रही बातें मोल फ्रैक्शन के बारे में। इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे अगर ऐसे क्वेश्चन होंगे तो मैं आपको जरूर ला के दिखाऊंगा। चलिए नेक्स्ट टर्म है हमारा मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है इस बारे में समझा जाए। इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज यूनिट इन एंड इट डिनोटेड बाई एम। कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और ये बहुत ही वाइडली यूज यूनिट है। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, इसको मैं मोलैरिटी पूरा लिखता हूँ, मोलैरिटी ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एक बात याद रखिए हमेशा कि जो वॉल्यूम है वो हमेशा लीटर में होगा। अगर लीटर में नहीं होगा तो वहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हमेशा लीटर में रखिए आप। अगर लीटर में नहीं होगा, एमएल में होगा, तो ऊपर में हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। आप इसे छोड़ो, आप यहाँ समझो। एम क्या होगा, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। तो एन बी, क्योंकि एक सोल्यूशन में मैंने माना कि दो कंपाउंड से मिलकर के सोल्यूशन को बनाया गया है। एक को मैं मान रहा हूँ ए, दूसरे को मैं मान रहा हूँ बी। तो एन बी बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसको भी आप ऐसे भी लिख सकते हो। और आप चाहो तो एन बी को कैसे लिख सकते हो, मैं यहाँ पर 1000 दे ही देता हूँ इसको एम एल में लेकर के। मैं इसको यहाँ पर एन बी को कैसे लिख सकता हूँ, एन बी लिख सकता हूँ वेट ऑफ बी बाई मोलिकुलर वेट ऑफ बी। अभी बताया आपको एन बी, तो ये हो जाएगा वेट ऑफ बी बाई मोलिकुलर वेट ऑफ बी इंटू वॉल्यूम इंटू 1000। तो ये हमारा मोलैरिटी का एक और फार्मूला हो गया। इससे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा मोलैरिटी। यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH इन सॉल्यूशन प्रिपेयर बाय 4 ग्राम इन इनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो 250 ml ऑफ सॉल्यूशन में 4 ग्राम डाला गया है NaOH। तो जो वेट ऑफ NaOH क्या है, वेट ऑफ बी बोलेंगे इसको 4 ग्राम है।
मोलिकुलर वेट ऑफ बी क्या होता है, NaOH का मोलिकुलर वेट हमेशा होता है, याद रखिएगा 40, ठीक है। और टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या दिया गया है, 250। तो अब आपको मोलिटी निकालने का क्या करना होगा, NB बाय वॉल्यूम, पता ही है आपको, ठीक है। और इसको ml में लिखेंगे तो यहाँ पर 1000 लिखना ज़रूरी हो जाएगा। तो NB को आप कैसे निकालोगे, NB को आपको निकालने के लिए वेट बाय मोलिकुलर वेट करना पड़ता है। तो वेट B बाय मोलिकुलर वेट ऑफ B इंटू 1000 बाय वॉल्यूम इन ml। वेट कितना है 4 ग्राम, यहाँ कितना होगा 1000, ये कितना है 40, यहाँ कितना होगा 250। अब आप जो जो चीज़ें कट रही है उनको काट दो, 0 से 0 मर गया, इस 0 से ये 0 मर गया, 4 से ये 4 मर गया, तो बच क्या गया हमारे पास 10/25, 10/25 बच गया। इसको किसी और पेन से लिखता हूँ वरना ये क्वेश्चन के साथ मिल जाएगा। 10/25 हमारा बच गया, 10/25। तो आप सोचिए कितना हो गया, 0.4 के पास हो गया सिंपली। तो ये देखिए इनका भी 0.4 मोलल, इसका जो यूनिट होता है वो होता है मोलल। तो मोलरिटी क्या हो गई, 0.4 मोलल, मोलरिटी हो गई 0.4 मोलल। नोट द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, चूँकि वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है इसलिए मोलरिटी भी जो होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अब हमारे पास आ गया मोलैलिटी। मोलैलिटी करने के बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आपने मोल कॉन्सेप्ट को, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। अगर आप अगर यहाँ तक आ चुके हैं तो अब लास्ट वाले पॉइंट को भी जरूर देख के जाइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोग किसी एक दो कॉन्सेप्ट पे नहीं, पूरे के पूरे केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के सभी कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ और उससे रिलेटेड प्रीवियस में पूछे गए क्वेश्चन को भी करवाता हूँ। चलिए, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट परसेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। सिंपल है, वही जो था। मोलरिटी को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं और ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये मोलरिटी के केस में भी था, मगर मोलैलिटी के केस में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर सही रहेगा, नीचे वो क्या करना है कि अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट रख देना है, अमाउंट या वेट ऑफ सॉल्वेंट रख देना है। सॉल्वेंट रखेंगे तो ये हो जाएगा kg। अगर आप इसको ग्राम में रखोगे तो ऊपर 1000 आ जाएगा। जैसे m क्या कर देता हूँ मैं, NB कर देता हूँ, क्योंकि सॉल्यूट तो NB होगा, और ये Na होगा, Na नहीं होगा सॉरी, WA होगा, वेट ऑफ A, दिस इज वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्योंकि मैं जानता हूँ सॉल्वेंट को मैं बोल रहा हूँ एक सॉल्यूशन में जो भी सॉल्वेंट है उसको A बोल रहा हूँ और सॉल्यूट को B। तो जो मोल होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट होगा वो A होगा और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, B होगा। मोल ऑफ सॉल्यूट A होगा, मोल ऑफ सॉल्वेंट A होगा, मोल ऑफ सॉल्यूट B होगा। यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट A होगा, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट A होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट B होगा और मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट B होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर NB लिखा। यहाँ इसको ग्राम में करता हूँ, 1000 देता हूँ, ठीक है। फिर से बदलो आप, वेट N क्या होता है, आप जानते हो कि N क्या होता है, वेट बाई मोलिकुलर वेट, आपको पता है। तो यहाँ पर लिखो वेट ऑफ B बाई मोलिकुलर वेट ऑफ B, और यहाँ क्या है, WA तो ऑलरेडी है, इंटू 1000, और इसको आप कवर करो। ये हमारा हो गया मोलैलिटी का फॉर्मूला। अब मैं इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन को जरूर करवाऊंगा ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए, चीज़ों में आपको क्लैरिटी रहे। द डेंसिटी ऑफ 3 मोलल सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर ml, ग्राम पर ml, ठीक है। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। देखिए ये डेंसिटी से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं, थोड़ा सा घुमा कर पूछा गया है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, मोलैलिटी दी गई है 3 मोल पर लीटर और मास ऑफ NaCl अगर आपको निकालना है, कितना मास होगा NaCl। देखिए 1 लीटर सॉल्यूशन में 3 मोल है, मतलब उसके साथ को मोलिकुलर वेट को मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपको मास ऑफ सोल्यूट निकल गया, ये क्या निकल गया, WB निकल गया, वेट ऑफ सोल्यूट। अब जो सॉल्यूशन है उसकी डेंसिटी बढ़ चुकी है, तो डेंसिटी कितना हो गया, डेंसिटी हो गया 1.25। अब हम लोग क्या निकालेंगे, मास। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम। तो मास निकालने क्या करना पड़ेगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करना होगा। तो यहाँ देखिए डेंसिटी के साथ वॉल्यूम को मल्टीप्लाई किया 1 लीटर को, तो ये आ गया 1250 ग्राम। ये हो गया हमारा वेट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब इसको हम बोलते WA प्लस WB हो गया,
तो अगर आप WA निकालना चाहते हो, क्योंकि हमें मोलालिटी के केस में WA चाहिए होता है, तो WA निकालने के लिए आपको पूरे मास से WB को माइनस करना होगा, तभी तो होगा ये। तो ये WA निकालने के लिए हमने पूरे मास से 1250 से WB को माइनस कर दिया, तो आ गया 1074.5 ग्राम। अब यहाँ पर हमें सॉल्यूट का भी वॉल्यूम पता है, 3 मोल था, ये लिख दिया इसे, क्योंकि एन ऑफ सॉल्यूट 3 दिया गया है, और इसका वेट भी पता था हमें WA, जो कि है 1000, इसे केजी में लिख दिया गया डायरेक्टली। तो इसको अगर ग्राम में लिखते तो यहाँ लिखते, केजी में लिखा गया तो ऊपर का 1000 हमने नहीं लिखना पड़ा हमें, क्योंकि इसको ऑलरेडी केजी में लिख दिया गया है इसलिए। अब इसको अगर आप कैलकुलेट करो तो लगभग 3 के आसपास ही आएगा, क्योंकि ये 0.745 है, तो ये 2.79 मोलल आ जाएगा। ये होता है मोलर, और इसके पहले वाला जो था वो होता था मोलर, ये था मोलर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैंने सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को बहुत ही अच्छे से आपको डिटेल में पढ़ा रखा है। इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर आपको इस वीडियो से ज़रा भी फ़ायदा हुआ है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ एटम के साथ, और उसके बाद केमिस्ट्री में एक धुआंधार परफॉर्मेंस करने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।